शहर में चुनाव का जो सरगर्मी है तेज हो चुका है। इसी गर्मी में तपते हुए जैकेट पहने हुए हम पहुंचे हैं एक ऑफिस में। सबसे पहले कैमरामैन हमारे छोटे भाई अनुभव को इस ओनर से एक सवाल हुआ कि भैया ये आपने कहाँ कराया। वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं शहर में जो हम लोगों के लिए भी यूनिक होती हैं। जवाब भी कुछ ऐसा था कि ये आउट ऑफ स्टेशन से आए थे लोग, इंटीरियर वाले, जिन्होंने किया है। काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसकी तारीफ़ करते हुए हम लेकर चलते हैं विकेश उपाध्याय विक्की जी से मिलवाने, जो दमखम रखते हैं इस बार सदर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे। नमस्कार सर, स्वागत तो आपका है ईटीआई में। हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं। सवाल ये कि राजनीति में इससे पहले आप कितनी बार रूबरू हुए हैं? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय पहले ब्लॉक प्रमुख रहे, फिर 2 बार वो एमएलए चुने गए बरसठी विधानसभा क्षेत्र से। 16 सालों तक वो भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन रहे। तो कुल मिला के उनका 36 सालों का एक पॉलिटिकल कैरियर रहा जी। हाँ, जहाँ आप हमारी बात करेंगे तो अभी तो मैं व्यापार में था, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था। और मैं कुछ व्यापार भी करता हूँ, एक आई हॉस्पिटल भी चलाता हूँ। और मैं चूँकि अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत दिनों तक रहा, तो उनकी एक प्रेरणा और उन चीज़ों से मैं पहली बार कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा 2022 कांग्रेस के पैनल से, जौनपुर सदर विधानसभा सीट से। बिल्कुल। राजनीति का एक कहावत भी है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब तक शिक्षित इसमें कदम नहीं रखेंगे तब तक कहीं ना कहीं जो कुछ गंदगियां भी देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं वो दूर नहीं हो सकती। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि एक शिक्षित परिवार से हैं आप, अच्छा खासा व्यापार है शहर में और पुराने जाने माने डॉक्टर साहब के परिवार से आप बिलोंग करते हैं। तो राजनीति में सदर विधानसभा और कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हमारी, मैंने आपको पहले बताया, पृष्ठभूमि इसी पार्टी से, हमारे ग्रैंडफादर एमएलए रहे, चिकित्सा परिषद में चेयरमैन रहे। तो एक इस पार्टी से एक लगाव है, एक बचपन से हम देखते आ रहे हैं अपने घर पे इसी पार्टी का वातावरण, तो एक दिल से जुड़ा हुआ है। और आज भी हम हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी और राहुल जी, जैसा आपने कहा कि शिक्षित लोगों का राजनीति में रहना ज़रूरी है, तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर आप शिक्षा को देखें तो कोई आसपास ठहरेगा नहीं। तो अच्छा, मतलब पुश्तैनी होने के नाते आपने इस तरीके से कांग्रेस को ही चुना। कांग्रेस की सबसे खास और सबसे अच्छी बात आपको अपनी ज़िंदगी में क्या लगी कि कांग्रेस ही क्यों? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। कांग्रेस में सबसे खास हमको ये लगा कि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने कभी जात पात पे राजनीति नहीं की। इनका एजेंडा कभी जाति नहीं रहा। इनका एजेंडा लोगों की समस्या, लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर कल बनाने का रहा। अगर आप पीछे जाएं तो आज़ादी के बाद हमारे देश की हालत अच्छी नहीं थी। तो सौभाग्य था देश को, कांग्रेस पार्टी ने संभाला इस देश को और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। हमें तमाम इंडस्ट्रीज़, आईआईटीज़, एम्स और तमाम शोध के केंद्र, तो आप पीछे जाएंगे तो आप बनेंगे। और उसके बाद से अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो शायद 32 साल हो गया है यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो 32 साल में पूरे प्रदेश में आप बताएं कि कितने अनुसंधान केंद्र और कितने आपके आईआईटीज़ और कितने आपके कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। जी, मतलब मिला जुला के कि इस पार्टी का जो डेवलपमेंट वर्क है इससे आप प्रभावित हैं, पुश्तैनी तौर पर आप इनसे जुड़े हैं, साथ ही साथ आप इनके वर्क क्राइटेरिया को बहुत पसंद करते हैं। जी। सवाल ये रहेगा कि सदर विधानसभा ही क्यों, जहां 2017 विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे नदीम जावेद, वो मात्र 12,284 वोटों से मात खाए थे। तो एक विधानसभा चुनाव में ये बहुत लंबा आंकड़े में भी नहीं रखा जा सकता, हालांकि हार 1 वोट की हो या 1 लाख वोटों की, हार ही होती है। तो इस बार पार्टी ने आपको चुन लिया है या चुन रहे हैं, या नदीम और आप में ऑप्शनल अभी चल रही है? देखिए, अभी तो पार्टी ने किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है जी, आप भी जानते हैं। और नदीम जी चूँकि राष्ट्रीय नेता हैं और यहाँ से वो विधायक भी रहे, 2012 का चुनाव लड़े और जीते, विपरीत परिस्थितियों में जीते, तो काबिल तारीफ नेता हैं। और 2017 में गठबंधन हुआ,
थोड़ा पोलराइजेशन इफेक्ट और कुछ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अभी जो है उनकी क्या रणनीति है इस पर मैं बहुत तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है। तो मैंने भी उनसे चर्चा की और मैंने कहा कि भाई हम भी राजनीति में आना चाहते हैं। और आपने पूछा कि सदर विधानसभा ही क्यों चुना, तो चूँकि देखिए मेरी शिक्षा यहीं जौनपुर में ही हुई है, शहर में। मैंने व्यापार यहाँ इस्टेब्लिश किया यहीं शहर में, और यहीं के लोगों ने मुझे इस्टेब्लिश कराया, यहीं के लोगों ने मुझे आज स्थापित किया है व्यापार में, यहीं से मुझे शिक्षा मिली। तो इससे लगाव तो लाजमी है, इसीलिए मैंने इसी विधानसभा को चुना। देखिए मैंने बताया आपको मेरी पृष्ठभूमि चूँकि राजनीतिक रही है, तो या तो जन्मस्थली या तो कर्मस्थली, इन दोनों में से ही एक को चुनना चाहिए राजनीति में। इन द केस अगर मान लीजिए फ्यूचर में कांग्रेस आपसे ये शर्त रखे कि भाई विधानसभा थोड़ा सा हमारा ये सदर वाला जो है जी वो कि इस कैंडिडेट को जाना चाहिए क्योंकि वो पहले के नेता है या वर्चस्व ज़्यादा है या जीत के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको बाकी 9 विधानसभाओं में से कोई और आपको सिलेक्शन, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए अभी तो मैं आपसे इस बेबाकी से कहूँगा कि मैं कहीं और जाना पसंद नहीं करूँगा। मतलब पूरा मूड बना लिए यहीं, पूरा मूड आप क्या लीजिए कि यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, इन्हीं के बीच में मैं रहा हूँ। और लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि हमारे बीच का हमको कोई नेता मिलेगा तो उनको ज़्यादा खुशी होगी, उनको मिलने जुलने ईजिली अवेलेबिलिटी सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैंने यही विधानसभा चुना और मैं यहीं से सीट अगर आपको यहाँ से ही मिलता है कांग्रेस का तो आप चुनाव लड़ेंगे, तभी कंटेस्ट करेंगे। अन्यथा आपका संशय है कि आप अलग जाने के लिए कहीं सोचेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी की श्रद्धा है हमारी। सुनकर अच्छा लगा। अगर फ्यूचर में आप विधायक के तौर पर यहाँ चुने जाते हैं तो जैसे मैनिफेस्टो की बात होती है कि हमारे घोषणा पत्र क्या है, आप सदर के लिए ऐसा क्या मतलब ऑफर लेकर चल रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो ऐसा कुछ करूंगा? देखिए एक विधायक के पावर में, एक विधायक जो कार्य कराने में समर्थ होता है उतने में तो आपके समझिए कि छोटी मोटी समस्याएं जैसे सड़क है, जो जाम की समस्या है, पहले तो मैं इसी को दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मुझे और भी ऊपर से केंद्र का सहयोग लेके केंद्रीय विद्यालय लाने की एक कोशिश मेरी रहेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से सदर विधानसभा में, क्योंकि देखिए केंद्र है ज़िले का। और एक नवोदय बना था 1980 के दशक में, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाया था। उसके बाद दूसरा नवोदय आज तक नहीं खुल पाया, जात पात की राजनीति तमाम आपने देखा। तो ये मेरा दूसरा एक मुद्दा है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना यहाँ पे चाहिए। और शिक्षा को लेकर और जाम वगैरह को लेकर सौंदर्यीकरण पर आप बात करेंगे शहर का सौंदर्यीकरण तो एकदम बिखर गया है। आप तो शहर में टहल रहे हैं, अब यहाँ से आप सिपा पचटियाँ चले जाइए, रास्ते टूटे पड़े हैं। और देखिए जो योजनाएं, देखिए बात करने और कहने और करने में अंतर होता है। अब किसी ने कह दिया हम जी ऐसा बना देंगे, लेकिन करिए। अभी देखिए अब तीन योजनाएं लाए ये लोग, एक नमामि गंगे, दूसरा अमृत योजना और STP प्रोजेक्ट। तीनों योजनाओं ने शहर का बंटाधार कर दिया, सड़कें टूट गईं, बिखर गईं, लोग धूल फांकते रहे। आप क्या मानते हैं कि 32 साल तक जब कांग्रेस इस प्रदेश से दूर रही, वंचित रही, पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाई इस उत्तर प्रदेश में, आप इसका कारण क्या मानते हैं? या कांग्रेस की किन्हीं 2 बड़ी गलतियों का भी जिक्र करिए जिसके कारण इन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा था? देखिए इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। इसमें जब BP सिंह जी की सरकार थी तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो 2 प्रदेशों में उसका खासा असर पड़ा, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार। आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं दोनों प्रदेशों में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद सिर्फ जात पात की बातें आने लगी, जातियों की राजनीति आने लगी, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और वही कारण है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और कांग्रेस इन 2 प्रदेशों में दूर रह गई बहुमत से और सरकार नहीं बना। अच्छा, किसी चुनाव में अगर कोई ऐसा बात हो कि हम चुनाव जीतने के बाद इतने रुपए एक परिवार को देंगे, या ये व्यवस्था में जैसे कुछ ऐसा प्रलोभन नामक चीज़ें जैसे सामने आने लगे कि हम ये
जीतने के बाद आपको 10,000 दे देंगे, 20,000 दे देंगे, 25,000 दे देंगे। तो आपको आपका ये व्यक्तिगत क्या मानना हो सकता है कि ऐसा काम करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को निष्क्रिय बनाया जा रहा हो, या लोग इन सब प्रलोभन को पाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार से अपेक्षाएं और बढ़ाते जा रहे हैं? जैसे लगातार ट्रोल किया गया है भाजपा सरकार को 15 लाख वाले मामले को लेकर। वहीं आपकी मुखिया जो है उन्होंने बयान दिया है कि वो जीतने के बाद 25,000 रुपये प्रति घर को वो देंगी। तो आप इस चीज़ को एक व्यापारी के तौर पर आप बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि किस तरीके से आप अपने ज़िंदगी में इसको समझते हैं कि इस ऐसे पैसे को गिफ्ट करना क्या सही है या गलत है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति को ज़रूरत है उसको तो देना भी चाहिए। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता सबको देना चाहिए, और ये तो एक अलग मुद्दा है कि एक लोग अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें रोज़गार का सृजन ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रोज़गार का सृजन आप करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार आएंगे और बिज़नेस भी बढ़ेगा, आपको रेवेन्यू भी आएगा। तो रेवेन्यू आएगा तो फिर आप जिसको देना चाहेंगे, जो भाई जिस तरीके गरीब है, जो असहाय है, वहाँ देना भी ठीक है। जैसे कुछ एक विधवा पेंशन की बात तो सब अलग है, बेरोजगारी भत्ता का नाम या जीतने के बाद 25,000 प्रति परिवार को देना, ये आपके हिसाब से क्या है कि पूरी तरीके से इसको कैसे ले सकते हैं, गलत है या नहीं है? देखिए, इसमें हम ये कहेंगे कि जो उसके लायक है उसको तो देना चाहिए। और जो लोग, देखिए आपको हम बताएं कि अगर रोज़गार का सृजन और शिक्षा ठीक कर देंगे तो शायद ही आपको ज़रूरत पड़े देने की। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी मानना है कि पार्टियों के इस तरीके के मैनिफेस्टो गलत होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? आप कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, आपका आभार सर, और बड़ा अच्छा लगा बात करके। देखिए, एक व्यापारी ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। एटीआई के तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आला प्रशासन से जो इस तरीके की भावनाएं हैं लोगों की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता हो, आने वाली, बिखरने वाली, बनने वाली, कि इस तरीके का प्रलोभन कहीं ना कहीं लोगों को निष्क्रियता की तरफ ले जाता है। बेरोजगारी भत्ता देने से बेहतर होता है कि आप उन्हें रोज़गार दें और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का उन्हें सबक सिखाएं। मैं था राणा सिंह, फिर मिलेंगे कहीं और। जय हिंद।